अगर यहाँ पर S है तो लेटर आपका T होगा, यहाँ पर E है तो F हो जाएगा, R का S होगा, I का J हो जाएगा, स्मॉल लेटर J होगा, फिर O है तो इसका भी स्मॉल P होगा, U के अगला लेटर आपका V हो जाएगा, S का आगे T हो जाएगा। तो आंसर दीजिएगा TFSJ, TFSJ PVT, ऑप्शन नंबर सी आपके सही आंसर होंगे। तो 30 का जो आंसर है बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 के बाद आइए आगे की क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो 31 नंबर सवाल में बोला कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में वर्ड को कैसे अरेंज किया जाता है, तो अल्फाबेटिकल लेटर के पोजीशन के आधार पे किया जाता है। जैसे अगर ध्यान दें तो यहाँ जितने भी वर्ड दिए गए हैं सबके 3 लेटर तो आपका समान है, RES 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 RES। जब 3 समान है तो इसके बाद के लेटर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लेटर T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे E है, यहाँ पे I और यहाँ पर आपका O है। इन सभी में सबसे पहले E आता है तो पहले नंबर पर आपके 5 नंबर वाले वर्ड आएंगे। उसके बाद E के बाद आपका I आएगा तो यहाँ 2 नंबर आ जाएगा। I के बाद लेटर O आएगा तो ये 3 नंबर आपका होगा, यानी 4 नंबर वाले आएंगे तीसरे नंबर पे। अब देखिए RES के बाद यहाँ पे T, यहाँ भी T, T के बाद यहाँ A है, यहाँ O है, O से पहले A आता है तो 1 आएगा, फिर ये तीसरा आएगा। तो सही क्रम आपका बनेगा 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी आपके सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा प्रियंका कुमारी जी। यहाँ पे आंसर सी नहीं बल्कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। तो 32 में सवाल में बोला गया कि वर्ग जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। ये वर्ग जो है वो क्या है, तो ये आपका प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। फिर आगे बोला वृत्त तारों को दर्शाता है। ये वृत्त जो है ये किसको दर्शाता है, ये तारा को दर्शाता है। और आयत ग्रहों को, ये आयत जो है ये आपका ग्रह को दर्शाता है। और फिर आगे सवाल में बोला कि षटभुज जो है वो वायुमंडल को, ये षटभुज जो है ये किसको दर्शाएगा, तो ये वायुमंडल को दर्शाएगा। और आगे बोल रहा है त्रिभुज जो है कृत्रिम उपग्रह को, ये त्रिभुज जो दर्शाता है ये कृत्रिम उपग्रह को दर्शाता है, कृत्रिम उपग्रह को दर्शाता है। अब आइए यहां पर समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेकिन उन तारों, सवाल में पूछा गया कौन सा अक्षर ग्रहों को निरूपित करता है लेकिन उन तारों को निरूपित नहीं करता जिनमें वायुमंडल है। अब वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह है लेकिन कृत्रिम उपग्रह नहीं है। चलिए, जिनमें वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह है, सवाल में आपको वैसे अक्षर को ढूंढना है जो ग्रहों को दर्शाता है। और आयत जो है ये आपका ग्रह है लेकिन वह उन तारों को निरूपित नहीं करता, यानी वृत्त वाले में आपको नहीं जाना है। तो शेष आपका ये 3 रहेगा। और इसमें यदि हम देखें तो आपका दिया हुआ है CGA, लेकिन है जिसमें कि वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह हो। तो वायुमंडल तो यानी षष्ठभुज होना चाहिए, तब ये संख्या आपका C आता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का आंसर यहां पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। तो यहाँ पर सवाल में बोला गया सिफिलिस जीवाणु, उसके बाद है आपका टेनिया पेडिस। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, उसके बीच का संबंध आपको बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर क्या है बाबू कि ये सिल्फिस जो बीमारी है वो जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, उसी प्रकार टीनिया पेडिस जो है ये कवक से फैलने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कवक। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। तो यहाँ पर 4 में से 3 एक समान है, एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर सही से अगर हम देखें तो देखिए 24 और 22 यहाँ पे -2 का अंतर है, और यहाँ पर आपका 22 यहाँ पे फिर जोड़ 4 किया गया और फिर आपका -6 है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 11 13 -2 11 11 जोड़ 11 -4 है ना, यहाँ भी -4 होगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका -4 है। 11 में से -4 गया तो 7 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। ये दोनों समान है क्रम इसका। और सी नंबर को यदि हम देखें तो देखिए 18 में से 2 जाएगा तो 16, 16वां लेटर पी,
और 16 में से 4 गया तो 12 12वां लेटर ए। अब 12 में से 6 जाएगा तो एफ और छठा लेटर एफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों तो आपका समान है, लेकिन ये असमान है। कैसे? देखिए 11 2 13, 11 माइनस 2 हो गया 9, और 9 माइनस 4 हो जाता है आपका 5, अब 5 माइनस 4 आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अंतर आपका अलग है और इसलिए आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 34 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, निम्न शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकने वाले पासों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, 6 और 2 यहाँ पे अपोजिट है, 5 और 3 बाबू आपका अपोजिट है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ अपोजिट है अगर पड़ोस में होगा तो वो कभी भी डाइस नहीं बन सकता। जैसे 6 2 यहाँ अपोजिट है, यहाँ 6 2 पड़ोस हो गया तो ये नहीं बनेगा। 6 4 5, तो देखिए 6 के अपोजिट 4 नहीं है, 5 के अपोजिट 3 नहीं है, और 4 के अपोजिट 1, ये 4 के अपोजिट 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, अर्थात ये डाइस आपका बनाना संभव है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो 2 3 5 दिया गया, 5 के अपोजिट यहाँ 3 है जबकि 5 3 यहाँ पड़ोसी है तो ये नहीं बनेगा। 4 1 5, तो 1 4 यहाँ अपोजिट जबकि 1 4 यहाँ पड़ोसी हो गया, तो जो अपोजिट होगा वह कभी भी पड़ोसी नहीं होगा। इसलिए आपका जब भी बनेगा तो केवल बी बनेगा और आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी। केवल बी वाले डाइस ही इस चार्ट के अनुसार बनाया जा सकता है, बाकी कोई और डाइस आपका बनाया नहीं जा सकता। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यहाँ पे दिया गया है 4.49 नंबर है आपका, 4.49, फिर आपको भाग दिया गया है 1.49 से, और फिर आपका भाग दिया माइनस किया गया 3.33 से, इसको गुना किया गया है 3 से, प्लस यहाँ पर किया गया 4.49 से। अगर इसको हम सही से देखें तो इसको सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा निकटतम लगभग मान आपसे पूछा गया। तो लगभग करने के लिए हम ये कर सकते हैं, इसको हम 4.5 भागा 1.5 ले सकते हैं, माइनस यहाँ पर 3.3 लगभग पास में रखना है, इंटू हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 4 पॉइंट आपका 5। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है, तो इसको जब भाग देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, माइनस 9.9 हो जाएगा, फिर प्लस आपका 4.5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 7.5 और माइनस 9.9, 7.5 माइनस 9.9 तो बराबर आपका होगा माइनस 2.4 लगभग। तो ये किसके पास का है निकटतम? तो माइनस 2.5 के पास है। इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा। 54 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ बोला गुना श्यामलाल का पुत्र है। गुना जो है वो श्यामलाल का पुत्र है, तो ये पुरुष हो जाएगा। फिर बोला हेमंत मनु का पिता है। गुना की शादी दीपा से हुई है। गुना की जो शादी है वो किससे हुई है? दीपा से हुई है। अगर ये पुरुष तो ये निश्चित रूप से महिला। फिर बोला गुना और मनु सहोदर भाई है। तो गुना और मनु जो है ये दोनों सहोदर होगा, और मनु का पिता हेमंत है। अगर मनु का पिता यहाँ पे हेमंत होगा तो हेमंत और श्याममाला शादीशुदा होंगे, तो ये महिला हो जाएगी और ये पुरुष हो जाएगा। आगे बोला गया ये दोनों भाई है तो ये पुरुष हो जाएगा। आगे सवाल में बोला पुरुष नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, सहोदर है, भाई बहन ऐसा कुछ नहीं बोला गया। फिर आगे बोल रहा है कि प्रतीक दीपक का भाई है। दीपक का भाई है, प्रतीक जो है वो दीपा का भाई है। फिर आगे सवाल में कहता है श्यामला का एक ही बेटा है। अगर इसका एक ही बेटा है तो ये निश्चित रूप से बेटी हो जाएगी। तब आगे बोला कि रोशन गुना का बेटा है। रोशन जो है वो गुना का बेटा है, तो यहाँ पे रोशन हो गया। फिर बोला प्रतीक कल्की का पिता है। प्रतीक जो है वो कल्की का पिता, तो यहाँ पे कल्की। फिर बोला जतिन मनु का बेटा है। जतिन जो है वो मनु का बेटा है। अब देखिए आगे क्या बोला गया, प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। अगर प्रतीक की कोई बेटी नहीं है तो ये बेटा होगा।
तब सवाल में बोला तो बताएं कि हेमंत का रोशन से, यहाँ संबंध हेमंत का रोशन से पूछा, तो रोशन ये है और हेमंत ये है, ये रिश्ता बताना है। तो देखिए रोशन के पिता और पिता के पिता, तो पिता के पिता को रिश्ते में दादा कहा जाता है, अर्थात यहाँ जो है हेमंत वो रोशन का दादा है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर दीजिएगा बाबू वो आप ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 पर आप लोग नजर डालिएगा। तो ये आपका बाबू जो है रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 प्लस ग्रुप डी के लिए ये बैच आपका ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया गया, जो 23 सितंबर से आपके ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं और इसका फी जो है मामूली फी रखा गया, केवल और केवल 499 रुपये रखे गए, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट आर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे अलग अलग टीचर के द्वारा आपको ये क्लास करवाए जाएंगे। तो जो भी अभी तक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग इस बैच को प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऑनलाइन एप्लीकेशन को लीजिए और वहां पर जो है आप इस बैच को परचेज करके आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहां पर बोला गया उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद में। तो बिहार का उच्च न्यायालय क्या नाम है? तो वो हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। तो सवाल में बोला गया कि वृत्त जो है वो स्नातक को दर्शाता है। ये वृत्त जो है बाबू ये स्नातक को दर्शाता है। और फिर आगे बोला त्रिभुज नियोजित को, ये त्रिभुज जो है ये नियोजित को दर्शाता है, नियोजित को दर्शाता है। और फिर बोला गया आगे कि और आयत ग्रामीण जनों को, ये आयत जो है ग्रामीण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ग्रामीण को। तब सवाल में आपसे पूछा आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। सवाल करा कि ग्रामीण अनियोजित यानी कि नियोजित नहीं होना चाहिए, वैसे ग्रामीण को ढूंढना है जो नियोजित नहीं होना चाहिए और स्नातक की संख्या हो। तो नियोजित ये त्रिभुज है, इसको छोड़ दें तो ये संख्या आपका 8 होता है, यानी 8 ग्रामीण ऐसे हैं जो अनियोजित हैं, मतलब नियोजित वाले में नहीं है लेकिन वो स्नातक हैं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 70 के बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखते हैं। तो पूछा गया दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब एक त्रिभुज में आपके वर्टिकल लाइन इस रूप में मौजूद हो तो इसके अंदर बनने वाले भाग को नंबरिंग करिए और उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 इनका योग 3 होगा, अर्थात यहाँ त्रिभुजों की जो कुल संख्या है वो आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए यही सेम फिगर आपका यहाँ पर है, अर्थात यहाँ बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 3 होंगे। वही सेम फिगर आपका यहाँ है, तो 3 3 आपके 6 हो गए, 6 और 1 ये आपका 7 हो जाएगा, एक आपका इस साइड बनेगा 8 होगा और ये सभी मिलाकर एक और बनाएंगे तो संख्या 9 हो जाएगा। अर्थात दिए गए फिगर में त्रिभुजों की कुल संख्या जो है वह आपके 9 हो जाएंगे। 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 पर नजर डालें। बोल रहा है कि वह संख्या युग्म चुने जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वह संबंध नहीं है। तो देखिए ये 64 ये 8 का स्क्वायर है और ये 729 9 का क्यूब है, यानी 8 का स्क्वायर इसके ठीक अगले नंबर का ये क्यूब है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ देखें तो देखिए 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का क्यूब दिया गया है 512। यहाँ भी 7 का अगला नंबर 8 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है आपका 25 और 6 का क्यूब है 216, 5 का अगला नंबर 6। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर है आपका 36, लेकिन ये 7 का क्यूब नहीं है और इसीलिए ये बी नंबर में दिया गया नंबर अन्य सभी से अलग है और आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो 18 5 23 यहाँ पे 5वां लेटर अगला है। फिर देखिए 9 3 12 यहाँ 3 लेटर आगे का है। फिर 20 और 5 25 फिर 5वां लेटर आगे है। 21 और 3 24 फिर तीसरा लेटर आपका है। तो जब आपसे मीरा का कोड पूछा तो यहाँ देखिए लेटर है MIRA, पहले 5 फिर 3, तो 13 5 आपका हो जाएगा 18, 9 3 होगा 12, 18 5 होगा 23, 1 3 होगा 4 और चौथा लेटर डी। और इस प्रकार आपका आंसर होगा RLWD। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो 73 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 पर नजर डालिए। तो सवाल में पूछ रहा है कितने लोग शिक्षित और कार्यशील दोनों हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है।
ग्रामीण नहीं होना चाहिए, शिक्षित और कार्यशील, तो वो संख्या आपके 8 हैं जो शिक्षित भी हैं कार्यशील भी हैं लेकिन वो ग्रामीण नहीं है। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो संख्या आपका कितना है तो 8 है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बोला 6 डब्बे डी से लेकर आई तक एक के ऊपर एक रखे गए लेकिन इनका क्रम यही हो जरूरी नहीं। 6 डब्बे हैं, 6 का स्थान दे दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे रखने का स्थान हो गया। अब सवाल में बोला डी और आई के बीच में केवल 2 डब्बे रखे गए, डी को ऊपर से तीसरे स्थान पे, ऊपर से डी का स्थान तीसरा है, डी और आई के बीच में यदि 2 डब्बा होगा तो आई ऊपर जाएगा नहीं, तब आई का स्थान यहाँ नीचे होगा। इन दोनों के बीच यहाँ 2 डब्बे हो गए। आगे सवाल में बोला ई और आई के बीच में केवल 1 डब्बा, ई और आई के बीच में होगा तब ई का स्थान यहाँ, तो देखिए ई और आई के बीच में 1 डब्बा रखा जाएगा। बोला साथ ही ई और एफ के बीच में केवल एक ही डब्बा रखना, ई और एफ के बीच में केवल 1 डब्बा होगा तो एफ का स्थान यहाँ हो जाएगा। फिर बोला ई और आई के बीच में केवल 1 डब्बा है, ई और एफ के बीच में केवल 1 डब्बा है, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा डब्बा है, तो देखिए 2 डब्बा अभी आपका बचा हुआ है। कौन कौन सा बचा हुआ है, तो एक एच बचा हुआ है, एक जी। अगर जी यहाँ पे रखा जाएगा तो एच को यहाँ पे रखेंगे और यदि एच को यहाँ पे रखेंगे तो ये स्थान जी का हो जाएगा। ऊपर से तीसरा पूछा तो पहला कौन सा पूछा है, नीचे से तीसरा, तो नीचे से तीसरा देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे स्थान पे ई डब्बा को रखा जाएगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 89 का जो आंसर है बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। सवाल में बोला कि बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा के बारे में पूछे जाने पर अखिल ने कहा कि वहां जाने के लिए, बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा में जाने के लिए, वहां जाने के लिए किसी व्यक्ति को दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना होगा, तो उसको दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलना होगा। तो ये हो गया दक्षिण दिशा 100 मीटर। फिर बोला फिर वहां से बाएं मुड़ना होगा और 120 मीटर, यहां से वो बाएं मुड़ेगा और 120 मीटर चलेगा। फिर बोला गया फिर पुनः बाएं मुड़ेगा और 370 चलेगा, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट के यहाँ समानांतर हो जाएगा 100, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी, और इस पॉइंट से यहाँ की दूरी आपका हो जाएगा 270, टोटल हो गया 370 मीटर। फिर उसे पुनः बाएं मुड़ना होगा 400 चलेगा, तो यहाँ तक आएगा, तो ये हो गया आपका 120 और टोटल चलना है इसको 400, तो आगे आपका हो जाएगा 280। ये दूरी आपका रहेगा कितना 280, और इधर हो गया आपका 120, टोटल हो गया 400। अब आगे बोल रहा है उसे पुनः बाएं मुड़ना है और 370 आना, तो 370 आएगा तो इसके समानांतर, चूंकि ये यहाँ से यहाँ की दूरी 370 है तो इसके समानांतर यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये दूरी आपका रहेगा 370। चलिए आइए देखते हैं आगे। ये दूरी आपका हो जाएगा बाबू कितना, तो 370 हो जाएंगे। ये हो गया दूरी 370, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी। अब आगे फिर कहता है फिर उसे बाएं मुड़ना है और कितना चलना है, तो बाएं मुड़कर 110 मीटर चलना है। अब यहाँ से वह बाएं मुड़ता और 110 चलता है, चूंकि है 180 तो ये हो जाएगा आपका 110, और टोटल दूरी है आपका 280, तो इधर हो जाएगा 170। और फिर बोला स्टेडियम अंत में उसे एक बार अंतिम बाएं मुड़ना है और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 100 मीटर, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो 100 मीटर चलेगा, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तब सवाल में पूछा कि स्टेडियम बस स्टॉप से कितनी दूर है, तो बस स्टॉप यहाँ है, यहाँ से ये दूरी आपको देना है। तो अगर यहाँ से यहाँ 110 है और इस पॉइंट से यहाँ की कुल दूरी आपका 280, तो इधर की दूरी आपका हो जाएगा 170, यानी यहाँ से ये डायरेक्शन आपका वेस्ट हो गया और दूरी आपका 170 मीटर हो गया। तो आंसर दीजिएगा 170 पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर बी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 के बाद 91वें नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि फेक न्यूज 21वीं सदी की एक वैश्विक समस्या बन गई है। तो पहला कहता है तर्क कि इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए एक वैश्विक स्तर के तंत्र की आवश्यकता है। ये कथन आपका बिल्कुल है कि समस्या से आपको अगर निजात पाना होगा तो कुछ ऐसे तंत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही वैश्विक स्तर की, क्योंकि ये जो फेक न्यूज की समस्या है ये वैश्विक समस्या है। दूसरा कहता है कि फेक न्यूज से जुड़ी समस्याएं केवल भारत में ही मौजूद है। अगर केवल भारत की बात होती तो यहाँ वैश्विक समस्या का चर्चा नहीं होता, अर्थात ये 2 नंबर तर्क आपके गलत हैं, एक सही है। आंसर दीजिएगा केवल तर्क एक आपका
तर्क दो कथन का समर्थन नहीं करता जबकि एक करता है। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 के बाद 92 देखिए, बोला यदि 5 अगस्त 2012 को रविवार है तो 17 सितंबर 2015 को, तो सबसे पहले अगर हम 5 अगस्त से 17 सितंबर तक जाएं तो कितने दिन हमारे होंगे, तो इधर हो जाएगा 26 और उधर हो गया आपका 17, तो 26 17 हो गया 43 दिन। और 43 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, एक दिन रविवार में जोड़ देंगे तो सोमवार, यानी कि 17 अगस्त यानी कि 17 सितंबर 2012 का जो दिन होगा वह आपका सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार। तब आपसे पूछा गया कि 17 सितंबर 2015 में कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर सीधा करना है जितने वर्ष हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी निश्चित तिथि का दिन उसके ठीक अगले वर्ष में एक एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 12 से 15 आएंगे तो टोटल आपका 3 वर्ष होगा और हर वर्ष एक एक दिन आपका बढ़ेगा। तो यहाँ सोमवार है, इसमें 3 दिन हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिन जो है वो आपका गुरुवार होगा। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 17 सितंबर 2015 का जो दिन होगा वह आपका गुरुवार हो जाएगा। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। तो यहाँ आपका सीरीज दिया गया, तो देखिए 7 7 14, यहाँ 7 का अंतर है, 14 23, यहाँ पर आप अगर देखें तो 6 3 9, यहाँ 9 का अंतर है, 23 और 34 11 का अंतर है, 34 और 47 यहाँ पे आपका 13 का अंतर है। अब फिर 47, तो देखिए 7 2 9 9 2 11 11 2 13, तो यहाँ पे 15 का अंतर होना चाहिए। तो 47 और 15 62 होगा, तो नंबर आपका यहाँ होगा 62। तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, 15 का। सिर्फ आगे भी इस पैटर्न को फॉलो करें तो देखिए यहाँ पर एक एक लेटर आपका पीछा, Y से पीछे X, X से पीछे W, W से पीछे V, V से पीछे U, तो U से पीछे का लेटर T हो जाएगा। अब अगले नंबर देखें तो देखिए 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, तो 15 2 17, यहाँ पे नंबर 17 होगा। अब आपका आंसर होगा 62T17, 62T17, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने का हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सवाल बोला कि मैं उसके खर्च करने के तरीके को देखने वाला हूं क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि उसकी प्रवृत्ति फिजूल खर्ची की है। तो पहला कहता है कि क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष कथन के संबंध में मान्य होगा। तो पहला कहता है वक्ता उसका शुभचिंतक है, जब तक शुभचिंतक नहीं है तो उसके फिजूल खर्ची के बारे में सोच कैसे रहा है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। बी कहता है कि वह अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है, बी नंबर कहता है कि वह जो है अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है। तो बोलिए क्या ये कहना आपका सही है, आय से अधिक खर्च कर रहा है कि उसका आय ज्यादा है। यहाँ पर केवल ये जानकारी दिया गया कि वो फिजूल खर्ची है, वो क्या है, फिजूल खर्ची है। तो उसका आय क्या है, कम है ज्यादा है, इस बारे में स्टेटमेंट में कहीं कोई जानकारी नहीं दिया गया, तो ये बी नंबर गलत हो गया। सी कहता है वक्ता उसका चिंतित पिता है, चिंता करने वाला केवल पिता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वह कोई अन्य भी हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है, पत्नी हो सकती है, कोई भी सदस्य हो सकता है। तो यहाँ सी नंबर भी आपके गलत होंगे, तो राइट आंसर चला जाएगा केवल ए आपका सही है। केवल ए जो है उस स्टेटमेंट के अनुसार आपका क्या है, मान्य है। 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। बोला ए से लेकर एच तक एक पंक्ति में बैठे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो अगर ए से एच तक बैठेगा तो 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सवाल में बोला कि ई बाएं से पांचवा है, अगर ई बाएं से पांचवा होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हो जाएगा ई का स्थान, और ए दाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हो जाएगा ए का स्थान। अब बोला बी और डी एक दूसरे के आसन्न है, आसन का मतलब होता है पड़ोसी, अर्थात बी और डी जो है वो पड़ोसी होगा। और आगे बोला एच किसी एक छोर पर है और डी का पड़ोसी नहीं है, यानी एच जो है वह डी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए और एच छोर पर होना चाहिए। अब आगे सवाल में बोला ए सी और ई के बीच में है, अगर ए जो है सी और ई के बीच में होगा तो निश्चित रूप से सी का स्थान यहां हो जाएगा।
तभी सी और ई के बीच में यहाँ ए बैठेगा। आगे बोला ई और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ई और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो अगर ई और जी के बीच में केवल 2 होगा तो इसको हम साइड में ऐसे लिख लेते हैं, ई और जी के बीच में 2 व्यक्ति। ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति, अगर ए डी के बीच 3 होगा तो डी तो इधर जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में तब 3 नहीं हो पाएगा। तब उस स्थिति में डी का स्थान यहाँ रखेंगे। तो देखिए ए और डी के बीच में यहाँ 3 व्यक्ति हो गया, डी का पड़ोसी यहाँ पर बी है तो ये स्थान बी का हो जाएगा। ई और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो जी का स्थान यहाँ होगा, तो ई और जी के बीच 2 व्यक्ति हो गए। एच अगर छोर पर है तब एच का स्थान यहाँ होगा। एक व्यक्ति आपका एफ बच रहा है तो एफ का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब सवाल में पूछा कि सी के दाईं ओर चौथे, तो देखिए सी के दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर बी है। अब चौथे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर ए बैठा है। आंसर दीजिएगा ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। तो 95 का जो आंसर है बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 95 के आंसर जो भी सी दिए होंगे बिल्कुल ही सही आंसर है सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया। चला जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96। तो पूछा गया कि 7.17 घंटे को घंटे मिनट और सेकेंड में किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये 7 आपका क्या है, 7 आपका घंटा हो गया। तो 7 घंटे के बाद आपका कितना है, तो यहाँ पर है 0.17। तो अगर इसको हम 17 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 होगा। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 0 0 आपका समाप्त तो हो गया। 2 बचे आपका यहाँ पे 10 हो गया, 2 तिया यहाँ 6 हो गया, 17 तिया 51, 51/2 बराबर आपका हो जाएगा 10.2। यानी कि यहाँ पर होगा 7 घंटे 10 मिनट और उसके साथ आपका होगा 0.2 सेकेंड। अब इस 0.2 सेकेंड को बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 2 को नीचे हम 10 रखेंगे और इसको 60 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 से अगर हम काटें तो देखिए 10 छक्का हो गया 60, तो 6 गुने 2 बराबर हो जाएगा 12, अर्थात टाइम होगा 7 घंटे 10 मिनट, 7 घंटे 10 मिनट और 2 गुने 6 हो गया 12 सेकेंड। तो इसको 7 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड लिख सकते हैं। 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकेंड, आंसर नंबर डी आपका सही होगा। 96 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में क्या बोला गया, बोल रहा है ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। तो एक गोल मेज के चारों ओर 6 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये हो गया 6 व्यक्ति बैठ गए। अब बोला सी ए का ठीक पड़ोसी है। सवाल में बोला सी जो है वह ए का ठीक पड़ोसी नहीं है, सी के एकदम दाएं में बी है। तो अगर सी यहाँ है तो यहाँ पर बी बैठेगा। अब सवाल में बोला यदि ई और एफ अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो ई ए के बाएं दूसरा हो जाता है। तो ई के बाएं दूसरा, ए के बाएं ई दूसरा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ई स्थान बदलने के बाद इस वाले स्थान पे आएगा, तभी तो ए यहाँ रहेगा और इसके बाएं पहला दूसरा स्थान पर ये चला जाएगा। तो अब दूसरा कहता है डी और एफ एकदम पड़ोसी, डी एफ अगर पड़ोसी होगा, एफ स्थान बदला है तो एफ का स्थान जाहिर सी बात है ये होगा और डी का स्थान आपका यहाँ हो जाएगा और ये स्थान जो था वो ई का, चूंकि ई एफ के स्थान पे चला गया। अब आगे सवाल में कहता है यदि डी और ई अपनी स्थिति बदलते हैं, डी और ई जब बदलेगा तब जो है आपका डी और ई जब बदलेगा तो ई चला जाएगा यहाँ डी के स्थान पे, डी आ जाएगा यहाँ पे। तब सवाल में आपसे पूछता है कि तो कौन बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे यहाँ पे डी होगा। आंसर दीजिएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपके सही होंगे। तो 97 का जो आंसर है बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। बोल रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी के एल और एम एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे हैं, जिनमें 3 का मुख उत्तर दिशा की ओर है और शेष 3 का दक्षिण। तो 1 2 3, अगर 3 का दक्षिण होगा तो 3 का क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। तब सवाल में बोला कि ए एल के विपरीत नहीं है, यहाँ जो शब्द है वो आपका नहीं हो जाएगा, ए एल के विपरीत में नहीं है, मतलब ए और एल विपरीत नहीं होना चाहिए। आगे बोला गया जो किसी भी पंक्ति में अंतिम छोर पर है। अब ये जो शब्द जो है वो किसके लिए,
तो ये आ गया एल के लिए, अर्थात एल जो है जो भी पंक्ति में होगा अंतिम छोर पर होगा। बोला के मध्य में स्थित है, तो के को आप यहाँ या यहाँ कहीं भी बिठा लीजिए। अगर के को यहाँ बैठाएंगे तो ये हो गया पंक्ति का मध्य स्थित है, और एम के ठीक दाएं, अगर ये एम के ठीक दाएं तो एम आपका यहाँ हो जाएगा। आगे सवाल में बोला सी एक पंक्ति में अंतिम छोर पर है, ए के विपरीत नहीं है, ए के विपरीत नहीं है, तो ए का स्थान जो है हम यहाँ पे रखेंगे सेम पंक्ति में, और सी और एल एक ही पंक्ति में है, तो सी भी देखिए, सी भी यहाँ पंक्ति में छोर पर है और एल भी यहाँ पंक्ति में छोर पर है, और ए के अपोजिट एल नहीं होना चाहिए, तब निश्चित रूप से एल का स्थान यहाँ हो जाएगा, सी का यहाँ हो जाएगा, तब एक व्यक्ति बी बचता है, बी का स्थान यहाँ हो जाएगा। तब सवाल में आपसे पूछा तो बी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो बी के ठीक दाईं ओर में यहाँ पर एल है, आंसर दीजिएगा एल, ऑप्शन नंबर डी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर है वो आपका बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 पर आप लोग नजर डालिए और देखिए कि 99 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। तो 99 में कहता है कि कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए। पूर्व धारणा नंबर 1 कहता है कि बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा कर देते हैं। अगर बहुत सारे लोग समय पे कर जमा कर ही देते तो ये सख्त सरकारी नीति लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए 1 नंबर धारणा आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि जिनकी आय बहुत अधिक है वो समय पर कर जमा नहीं करते। अब जिनकी आय अधिक है या कम है वो जमा करते या नहीं करते हैं, इस बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं है, तो ये दूसरे नंबर धारणाएं भी आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 के बाद देखिए 100 में, तो 100 में आपसे किसका कोड पूछा गया, तो 100 में एंड का कोड पूछा गया। अब देखिए एंड आपका कहां पर है, तो हम देख रहे हैं टेबल एंड चेयर, एंड यहां है। अगर चेयर और टेबल का हम निकाल लें तो एंड का कोड निकल जाएगा। तो देखो चेयर और चेयर आपका कॉमन है और इन दोनों में कॉमन आपका 7 है, यानी कि चेयर के लिए कोड क्या हो जाएगा 7 हो गया। अब देखो टेबल कहाँ कॉमन है, तो इन दोनों में टेबल और टेबल आपका कॉमन है, और नंबर देखें तो 8 और 8 आपका कॉमन है। तो अब शेष हमारे पास यहाँ 2 बच रहे हैं, अर्थात 2 जो है वो आपका एंड का कोड होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, यानी एंड का कोड जो है वो आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही होंगे। तो ये था सेट नंबर 6। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इन चीजों को समझे होंगे। आप लोग भी एक्टिव रहिए, जब भी डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन जैसे बोर्ड पर आए तो कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए। यहाँ पर आप लोग थोड़े सुस्त नजर आते हैं, थोड़े अपने अंदर एक्टिव लाइए। क्वेश्चन को जितना बार बनाएंगे आपके लिए उतना फायदा करेगा। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना जरूरी है। इन चीजों का ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा आप हमेशा ध्यान रखिए, रिजल्ट लेने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, नॉलेज और प्रैक्टिस। अगर आपके पास नॉलेज है तो यहाँ पे प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार 30 बार बनाइए, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सहित याद हो जाएगा और आपको मैथ रीजनिंग बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेट नंबर 6 आप लोगों का हो गया समाप्त। यहाँ से आगे हम लोग मिलेंगे अगले सेट में और अगले सैटरडे संडे को। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर सेट देते रहिए। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और शुभ रात्रि। तो आज की जो क्लास का है पहले क्वेश्चंस आपके जो डेली डिस्कशन होते हैं उसी सैटरडे संडे जो डिस्कशन होते हैं उसी का क्वेश्चंस है। आज सेट नंबर 6। यहाँ पे देखिएगा एक 10 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को देखिएगा, देखो यहाँ पे ये कॉसेक थीटा है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है। तो या तो कॉट स्क्वायर, ये कॉसेक है तो कॉट स्क्वायर को किस में चेंज कर दो, कॉसेक में। और आप जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे ये 1 होता है। तो यहां से अगर ये 1 इधर आ गया तो हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें, बात समझे कि नहीं? तो यहां से हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, क्या हम 12 को कॉट की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं और ये इधर लिखते हैं 31 कॉसेक थीटा, और ये यहां पे 12 माइनस में है और 32, तो ये आपका 32 में से 12 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 20। अब यहां से एक चीज देखेंगे, 31 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर ये आपका 240 आ जाना चाहिए, गुणा करने पर 240 आ जाना चाहिए प्लस में। तो हमको यहां पे 31 को हम तोड़ सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 16 कॉसेक थीटा माइनस में ये लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। अब एक बात बताइए, यहां से कॉमन लेंगे इसमें, ये दोनों में जब कॉमन लेंगे एक द्विघात समीकरण बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गया तो इसको क्वाड्रेटिक रूप में तोड़ना पड़ेगा। और यहां से तोड़ने की बात करेंगे तो यहां पे कॉमन लेंगे, 12 16 में कॉमन हो जाएगा 4, और यहां से कॉमन हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब इसको कॉसेक थीटा को एक्स भी मान करके बना लेंगे तो कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आ गया 3 कॉसेक थीटा और -4। यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां से अगर 5 कॉमन लेते हैं तो 3 कॉसेक थीटा और माइनस यहां पे 4 होगा। तो ये आ गया, ये 0 हो गया। अगर ये एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक थीटा एक बार हो जाएगा 5/4, और यहां पे इसको 0 करेंगे, 4 उधर चल गया तो 4/3 आ गया। तो यहां से कॉसेक थीटा आ गया, मतलब एक अगर मानते हैं, एक अगर ये थीटा मानते हैं, ये आपका h होता है, ये 4 होता है, तो ये ट्रिपलेट बन गया। और इसको जब मानते हैं तो ये एक थीटा हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये आपका √7 हो गया। तो टेन थीटा का 2 वैल्यू सेटिस्फाई आएगा, टेन थीटा का आपका 2 वैल्यू आएगा, और टेन थीटा यहाँ पे निकालना है, निकालना आपको टेन थीटा, और टेन थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा P/h, तो 4/3 एक वैल्यू आएगा, और एक इससे एक वैल्यू से आएगा क्या, ये आपका आ गया 3/√7। तो यहां से कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से भी कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3√7/7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक समझे, तो यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण में चेंज करना मजबूरी है, और ऐसा कोई वैल्यू भी आप नहीं रख पाएंगे कि वैल्यू भी रख के आप देखते तो वैल्यू भी आपका कंडीशन नहीं हो पाता। तो इस बात को समझिएगा, तो आपको ये तरीका आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। और एक काम और भी कर सकते थे कि कॉट को आप कॉस और कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के रूप में चेंज करके सॉल्व कर सकते, इससे ज्यादा वो हो जाता फास्ट। तो यहां से हम लोग देखें कि यहाँ क्वेश्चंस लाएं और इसका आंसर ये आ पाया, और इस चीजों को यहाँ पे हम जान गए कि कॉस थीटा का 2 वैल्यू होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन का 2 वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ 2 वैल्यू आया, एक ये बना एक ये बना, मतलब टेन थीटा का भी 2 वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगली अगर बात करते हैं, यहाँ पे बोला कि 8% हानि के बजाय 10.5% अगर लाभ हो जाए, तो कह रहा है कि 92.5 रुपए का अधिक लाभ हो रहा है। तो यहां से देखिएगा कितना लाभ हो रहा है, ये -8 है और ये +10.5 है, मतलब यहां पे देखने को मिला कि 18.5% का आपका डिफरेंस है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, 0 से -8 0 से 10 है, तो यहां से आ गया इतना का अंतर है, और इतना ही अंतर बराबर आपका दे रखा है 92.5। यही बोला है ना कि अगर इतना लाभ पर बेचा होता तो इतना रुपया अधिक मिलता, मतलब इस पे हानि पर बेचने के अलावा इतना में बेचता तो 92.5 अधिक मिलता, यहां अधिक कितना मिल रहा है, तो 1% बराबर हो जाएगा कितना 5। तो निकालना है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100% बराबर की अगर बात करें, अगर यहां से 100% निकालने की बात करें तो 100% हो गया कितना,
ये 500 हो गया। अब कह रहा है कि इसी को बेच रहा है 12% लाभ पे, इसी को जब 12% लाभ पर बेचेंगे तो एसपी इसका कितना हो गया, तो 12 पंचे 60, तो 60 मतलब ये हो गया कितना 560 आंसर हो जाएगा। इसका एसपी जो होगा इधर राइट आंसर, इसका सही आंसर बी इधर राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक मेरे दोस्त? तो ये इसका सही आंसर आ गया। इस चीज को आप समझ पाए और ये कर पाए, ठीक है। अगले सवाल की अगर बात करते हैं तो अगले सवाल देखिएगा, ये एक समलम चतुर्भुज है, ये कह रहा है एक समलम चतुर्भुज है। बहुत बेहतरीन सवाल है और ये हमेशा ये क्वेश्चंस आपके पेपर में रहता है। ठीक है, ये विकर्ण मान लेते हैं, यहां से ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी और ये दिया हुआ है डी, ठीक है। ये एक समलम चतुर्भुज है, ए बी और सी डी जो है, ए बी और डी सी ये दोनों कह रहा है समानांतर है, ठीक है। जिसका विकर्ण पी पर मिलते हैं, जिसके विकर्ण जो है वो कहां पे मिल रहे हैं, वो पी पे मिल रहे हैं, ठीक है। और यहां कह रहा है कि एपी का मान 3x-1 है। फिर कह रहा है पीसी का मान दे रखा है 5x-3। फिर बोला है कि बीपी का मान 2x+1। फिर बोला है कि पीडी का मान 6x-5 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके दे रखा है और यहां से हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक समलम चतुर्भुज है और ये समलम चतुर्भुज है और इस चीजों को आप समझ पाए, है ना, ये चीजों को आप समझ पाए। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये वाला जो ट्रायंगल होगा और ये जो ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों ट्रायंगल समरूप होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से एक बात समझने की कोशिश करेंगे, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो जब ये समरूप होगा तो ये सीधा सीधी आप लिख सकते हैं यहां पे एपी बटा पीसी। एपी बड़ा वाला है तो इधर भी लेंगे बीपी और पीडी। एपी का मान की अगर बात करें तो 3x-1 और ये 5x-3, और इसकी अगर बात करें तो यहां पे आ गया 2x+1 और ये आ गया 6x-5। अब यहां से, अब आप लोग को यहां पे क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट करके, तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 3x-1, ठीक है। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां कैलकुलेट आप लोग कर लेना, आप लोग इतना कैलकुलेशन करने की कोशिश करना और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहां पे जब कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो x बराबर 2 आएगा और x बराबर 2 कैलकुलेट होके आएगा। इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर लोगे ना भाई, बता दो। नहीं कर पाएंगे तो हम बता देंगे, गुणा करेंगे, गुणा करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब समय लगेगा झूठ का, तो हम आपको बता देंगे x बराबर ये आएगा 2। कैलकुलेट करने के बाद इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद x बराबर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। और यहां पे x बराबर 2 आएगा और 1/2 दोनों आएगा। तो ये देख लीजिएगा कैलकुलेट करके x बराबर 2 भी आएगा और 1/2 भी आएगा। ऑप्शन यहां पे निकालना है और आंसर निकालना है किसका, निकालना है किसका, dv का मान कितना होगा। तो dv की अगर बात किया जाए मेरे भाई, तो dv की बात किया जाए तो इसको 6x-5 प्लस 2x+1 इसको जोड़ेंगे तो यहां पे आपका आ गया कितना, 8x, और ये आपका आ गया इतना। अगर हम इसको 2 को रखते हैं, जब 2 को रखते हैं x बराबर, हम x बराबर अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहां से 8 दूनी 16 और 16 में से 4 गया तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया, इसका सही आंसर आ गया। तो आप इसको कैलकुलेट करना मेरे दोस्त, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, ये कैलकुलेशन कर लेना खुद से। तो ये थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल देना, तो ये आंसर आपके 12 सेंटीमीटर इधर राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल को समझ लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका रेशियो बटा इसका रेशियो, इसका रेशियो बटा इसका रेशियो कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये देखिए एक सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन जब आता है तो हम लोग ब्रैकेट की पहले काम करते हैं। तो ब्रैकेट का पहले काम करते हैं तो पहला काम किसका होता है, का काम होता है, उसके बाद भागा का काम होता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का काम करते हैं। उसके पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का पहले हम काम कर लेते हैं। पहले का क्या काम करते हैं, का मतलब क्या होता है गुणा, इसको 2 से 2 काटे, 3 से 3 काटे तो ये अंदर आ गया कितना 2/3 आ गया, अंदर कितना आ गया 2/3। और फिर का काम करेंगे, है ना, ये का है यहाँ लगा हुआ, तो यहां से अगर करेंगे 9/15 तो यहां से आपका 3 से 3 कट गया और 3 पचे 15 तो ये आ गया 2/5 आ गया। ये कितना आ गया मेरे दोस्त, 2/5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहां से 2/5 आ गया और यहां से हम लोग देख पाए और ये आ गया 2/5। इसका ये आपका क्लियर है यहां तक। टोटल सॉल्यूशन करने के बाद 2/5 आ गया। यहां तक कि हम पूरे काम को कर लिए, ठीक है, यहां तक कि पूरे काम को हम लोग कर लिए। का काम होता है पहले, फिर यहां से, फिर इस टर्म को पहले देख लेंगे, इस टर्म को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहां आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 5 पचे 25। फिर भागा का काम करेंगे तो ये 5/4 और जब भागा पहले काम होगा, का के बाद भागा का होगा तो इसको गुणा करेंगे और ये आपका पलटेगा 2/5 और ये गुणा में होगा 4/5। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 16/25। ये कितना आया भाई, 16/25 आया। क्लियर है यहां तक, बोलो यहां से कोई दिक्कत। ठीक है, पांच पांच कट गया, 1 मिनट देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले का काम करेंगे तो यहां का मतलब ये हो गया, तो 8/25 गुणा 5/4 और पहले भागा का काम होगा तो इसको पलट देंगे तो 2 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये 4 दूनी 8 तो ये आ गया, देखिए 5 से 5 कट गया तो ये आ गया आपका कितना, 2 दूनी 4, 4/25 आ गया। मतलब ये पूरे का काम आ गया 4/25। अब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है देखिएगा, इसका सॉल्यूशन आया 2/5 और ये भागा दे रखा है, ये पूरे का सॉल्यूशन इतना आया और ये भागा दे रखा है, तो भागा दे रखा है तो भागा आ गया 4/25। अब देखिए यहां से का दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ है, का ले लिए। अब इसको अंदर वाले को सॉल्यूशन कर लेंगे, इसके वाले सॉल्यूशन कर लेंगे। का मतलब यहाँ गुणा पहले होगा तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया तो ये खत्म हो गया। 3 तिया 9, 9 बटा आपका आ गया 4 चौ कितना 16, 9 बटा इसका आ गया 4, 4 बटा 9 बटा 16। 4 से ये 4 कट गया तो 4 से यहाँ पे 4 कट गया तो ये आ गया इतना, तो 2/5 और भागा को जब गुणा में चेंज करेंगे तो 5 चौक 20, 20/9 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे आ गया इसका सॉल्यूशन 40/9। तो ये आपके कैलकुलेशन है एक एक टर्म को। यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले इस टर्म को सॉल्व किए तो 2/5 आया, इस टर्म को सॉल्व किए तो 4/5 आया और इस टर्म को सॉल्व किए तो 9/16 आया। इस टर्म को सॉल्व, पूरे टर्म को सॉल्व किए तो यहाँ भागा था तो भागा लगा दिए। इस टर्म को सॉल्व किए तो यहाँ पे 4/25 और का लगा हुआ था तो का लिख दिए। इसको सॉल्यूशन किए तो 9/16 आया। तो पहले का काम होगा उसके बाद भागा का काम होगा, तो ये 40/9 इसका सही आंसर आ जाएगा। 40/9 इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा यहाँ पे, ये सवाल, ये बेहतरीन सवाल और बार बार पूछे जाने वाले, ये बार बार आपके सवाल में, आपके पेपर में पूछने वाले सवाल होंगे। और ये सवाल देखिएगा बहुत आसान होगा, देखिएगा मेरे भाई, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो 40% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी अगर 100 रहा होगा तो सीपी 100 रहा होगा तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 140 होगा। इसको क्या हम कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं 5 रेशियो कितना 7।
ठीक है 7। अब यहां से इसको 0 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। कह रहा है कि इसका 70% मान लेते हैं कि एक केजी का दाम 1 रुपया, 1 केजी का दाम 1 रुपया। तो ये केजी भी मान लो, ये रुपया भी मान लो, जो मानना है मान सकते हैं, क्योंकि एक केजी का दाम 1 रुपया मान लिए। तो मान लेते हैं कि 50 केजी का दाम 50 रुपया, 70 केजी का दाम 70 रुपया मार्केट प्राइस, आप ऐसे मान लो। अब यहां से बोला गया है कि इसमें से 70%, तो 70% कितना आएगा 49। 49 को बेचा है, 49 भाग को बेचा है किस पे, कर अंकित मूल्य पर बेचा है, मतलब 100% लाभ पर बेचा है। मतलब इसको जो बेचा है वो 100% पर बेचा है। 100% मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, 0% ना लाभ, कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपको 49 पे ही बेच दिया। 100% मतलब डायरेक्ट 49 पे ही बेच दिया। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि 0% लाभ या 0% हानि, 0% लाभ या 0% हानि या 0% डिस्काउंट, उसी पर उतना पर ही बेच दिया। अब यहां पे बात किया गया है कि शेष जो वस्तु है, शेष वस्तु को बेच दिया है 40% छूट पे। अगर 40% छूट पे बेचेगा तो कितना पे बेचेगा, तो ये आपका बेच दिया कितना, 18 पे बेच दिया। ये 18 पे बेच दिया, ठीक है। ये कितना पे बेच दिया मेरे भाई, ये 18 पे बेच दिया। तो यहां से एक बात समझेंगे, ये दोनों जोड़कर देखे, 9 8 4 1 5, ये 67 आ गया, 67। तो यहां से देखिएगा कितने का लाभ हुआ, मतलब इतने पे बेच दिया, मतलब ये एसपी हो गया इतना, और मूल्य यहां पे सीपी इतना। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ, तो यहां पे देख पाए कि 17 का लाभ हुआ, किससे, 50 से, ठीक है। तो यहां से ठीक है, 7 7 49, 1 मिनट, 1 मिनट गलती हुआ यहाँ पे, 7 7 49, और यहाँ पे बचा कितना, 30%, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे हम डायरेक्ट मान लिए थे, 100 मान लिए थे, ठीक है। 21, और इसको जो बेचा गया है वो 60%, कितना परसेंट, 60% पे बेचा गया। तो 60% पे अगर बेचा गया, तो यहां से एक काम कर सकते हैं, यहां से भी 0 बैठा लो अपना, एक और 0 बैठा लो, तो और आसान हो जाएगा कि नहीं, और आसान हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पे अगर बैठा है तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 126। तो इतना 126 पे बेचा, तो टोटल देखो कितना पर बेचा गया, टोटल देखो कितना पर बेचा गया। तो यहां से दोनों को जोड़ दिए, तो ये दोनों को जोड़े तो यहाँ आ गया 6, और 9 2 11, और 4 1 5 6। तो यहाँ से एक बात समझेंगे कि यहाँ पे आपका किसी वस्तु का दाम 500 था और बेच दिया कितना पे, बेच दिया 616 पर। तो कितना का मुनाफा हुआ, 116 का मुनाफा हुआ, किससे, 500 से। तो गुणा 100, तो यही परसेंटेज निकालना है कि कितना का लाभ हुआ था। तो यहां से लाभ की अगर बात करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 16 5 तिया 15। तो ये आपका लाभ हो गया इतना। आंसर इज द राइट आंसर, इसका ए इसका सही आंसर होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेशियो लिखे 5:7, परसेंटेज में निकालने के लिए इसलिए हम 0000 बैठा दिए। ये इसका 70%, 490 को, या 490 केजी या 400 रुपया, क्योंकि 1 केजी 1 रुपीज, तो इसको उतना पर ही बेच दिया, ना तो लाभ हुआ ना डिस्काउंट, मतलब ये डायरेक्ट आपका 490 पर बेच दिया। और जो शेष बचा हुआ था उसको 40% डिस्काउंट, मतलब 60% पे बेच दिया, तो 126। तो इतना पे टोटल जो एसपी था 616 हुआ, लेकिन आपका सीपी इतना था, तो मुनाफा कितना हुआ बेचने पर, 116 का 500 पर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आ गया। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि समांतर भुजा है, आपके कौन से भुजा है भाई, समांतर भुजा है, समांतर भुजा है, ये मान लेते हैं समांतर भुजा है, या छोड़िए हटाइए। ये समांतर भुजा है, ये आपका ए है, बी है, सी है, और डी है।
और इसको दो बराबर भाग में बांटता है समांतर चतुर्भुज। और ये आमने सामने की जो भुजा होंगी, आमने सामने की जो भुजा होंगी वो दोनों बराबर होंगे और पैरेलल होंगे। ठीक है, अब यहां क्या बोला गया है इस बात को देखिएगा। कह रहा है कि एडी और बीसी परस्पर ओ पर समद्विभाजित करता है। एडी और बीसी, तो यहां पे मान लो ये डी है और ये सी मान लो। ठीक है, और ए और डी एफ बीसी पर क्रमशः ई और एफ पर लंबवत है। मतलब यहां पे मान लेते हैं कि आपका ये लंबवत है। ठीक है, ए और ये लंबवत है इस पे, तो ये लंबवत है आपका किस पे, एफ पे। तो यहां से आपसे पूछा गया पहला ऑप्शन, आपसे पूछा गया पहला ऑप्शन एओई समरूप है। यहां पे समरूप छूट गया है, डीओएफ। देखते हैं समरूप है कि नहीं। यहां पे बात किया एओई, ये ओ पर कट गया, ओ ई, और फिर बात किया डीओएफ, ये वाला बात किया। अब ये दोनों समरूप है कि नहीं है इसकी बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा बराबर है, साइड ये बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, और ये आपका जो बेस है इसके जो लंब होगा ये भी दोनों और ये दोनों बराबर है। जब ये कोना से लंब होगा, तो ये मध्य बिंदु पर लंब होगा। तो इस बात को समझिएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एस ए एस से ये आपके समरूप है, मतलब ये बात सही कह रहा है। अगर बी की बात करें तो यहां से आ जाएगा ए ई बी समरूप होगा डी एफ सी। क्या ये समरूप होगा, देखते हैं क्या ये समरूप होगा। ए ई बी और डी एफ सी, तो देखिए ये वाला आपके पूरे ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल, इसमें ये और ये दोनों कॉमन है, ये और ये दोनों कॉमन है, बात समझे, और ये दोनों कॉमन है। तो ये भी हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि यहां पे अगर बात करें, देखिए ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से ये, और यहां से अगर बात करें तो ये, तो आपके क्या होंगे, राइट आरएचएस से हम ये कह सकते हैं, आरएचएस से कह सकते हैं कि ये भी आपका समरूप होगा, ये भी आपका समरूप होगा, ये भी आपका क्या होगा, समरूप होगा। एबीसी ट्रायंगल एबीसी और डीसीबी, क्योंकि ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है, और ये कॉमन है, और ये आपके होंगे। तो यहां से ये भी आपका क्या होंगे, ये भी आपका समरूप होगा, ये भी आपका समरूप होगा। अब कह रहा है कि एबीसी और एबीडी गलत होगा, ये वाला त्रिभुज इससे समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज इससे समरूप होगा, ये वाला आपका गलत है, मतलब यही चूज करना था, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका कंडीशन गलत है, ये समरूप नहीं होगा, ये समरूप नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। तो यही आंसर कर रहा है कि कौन से सही नहीं है, तो डी इसका सही नहीं होगा, डी सही नहीं होगा। ठीक है, डी सही नहीं होगा। अगला सवाल यहां पे बोला गया है, इस बात को समझिएगा, कि यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आप जानते हैं ए माइनस बी, और यहां होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और यहां से होता है ए बी। तो यही फॉर्मूला होता है मेरे भाई, जानते हैं यही फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो इसको इसी टर्म से आपको इसको चेंज करना है। एक बात समझिएगा, ये इसका होल क्यू अगर करना चाहते हैं तो होल क्यू जब करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का x का होल क्यू, और इसकी अगर बात करेंगे तो √2 का y का होल क्यू कर सकते हैं। इसको अगर क्यूब करेंगे तो ये आपका 3√3 दे देगा, ये 2√2 दे देगा, और यहां से आपका ये आ गया। अब इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जब ये इसको तोड़ेंगे तो ये वाला इस फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो ये आपका √3x और माइनस √2y आएगा। अब जब इसको इस रूप में तोड़ेंगे तो यहां पे आएगा कितना, √3x का स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर, और यहां से अगर बात करें तो ये 2y का होल स्क्वायर, और यहां से अगर बात करें तो √3 इंटू ये आ जाएगा √6xy आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिएगा कि a का मान हो गया आपका √3, b का मान हो गया 2, और a b यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है cxy है ना, यहाँ पे क्या है
सॉरी, यहां पे आपको इस तरीके से देखना है, एक कंपेरिजन करना है, रुकिएगा, इसको कंपेरिजन इससे करना है। तो ए का मान हो गया इतना, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये हो गया, मतलब ए आपका 3 हो गया, बी आपका 2 हो गया और सी आपका √6 हो गया। तो निकाला है ए गुणा बी कर दो, 3 दूनी 6, और यहाँ पे भागा दिया हुआ तो इसको डिवाइड कर दो √6 से, तो ये √6 इंटू √6 ये आपका कट गया, तो आंसर आ गया √6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये आ गया, इसका सही आंसर हो गया, ये इसका √6 इज द राइट आंसर, √6 इसका सही उत्तर आ गया। अब देखिए अगले सवाल की बात करें तो ये सवाल बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल को आप समझिएगा, 17 नंबर सवाल, थोड़ा सा टाइम टेकन वाला सवाल है और सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखिएगा, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज यहां 3 वर्षों के लिए लिया गया, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, 2 वर्ष पश्चात उसने इतना रुपया भुगतान किया। तो सबसे पहले हम बात समझेंगे, 2 वर्ष के बाद इतना भुगतान किया, तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि 2 वर्ष के बाद दो वर्ष के बाद इसका मिश्रधन कितना हुआ। तो मिश्रधन कितना हुआ, तो मान लो कि मूलधन आपका जो था, मूलधन मान लो कि ये आपका 100x था, मूलधन 100x मान लो, तो हम जानते हैं कि 1 साल का 10%, फिर दूसरा साल का 10%, और ब्याज पर ब्याज लगता है, तो यहां से आपका क्या आ गया, यहां से आपका आ गया 21%। मतलब क्या हुआ कि 2 साल के बाद 21% आपका ब्याज लगेगा, 2 साल के बाद 21% ब्याज लगेगा, तो यहां से अमाउंट हो जाएगा 100 कितना, 21%। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 121%। कहने का मतलब क्या हुआ, 121 रुपया 121x हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 21% बढ़ेगा, 1 साल 10%, अगला साल भी 10%, तो पिछला का आपका क्या ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ये टोटल यहां से इस फॉर्मूला से निकालिए, तो 21% का ब्याज होगा कितने सालों में, 2 सालों में, तो 2 साल में यहां से यहां आ गया है ना, कितना साल में, 2 वर्ष में। मतलब कह रहे हैं कि 121x अमाउंट हुआ कितना, अभी कर्ज लिया, 2 साल के बाद 121 रुपया रिटर्न करना था, लेकिन क्या किया कि 6,634 रुपया का ही भुगतान किया। कितना का भुगतान किया भाई, 6,634 रुपया ही भुगतान किया, लेकिन करना था इतना, लेकिन किया उतना, तो इसमें जितना इसका बना उसमें से उतना रुपया जब तंग करने लगा, जिससे लिया तो इतना रुपया भुगतान कर दिया, तो अब इसके पास शेष पैसा बचा, इतना घटा देंगे, इतना वो पैसा दे दिया, तो जो शेष पैसा बचा वो अब क्या किया, अगले साल दिया, तो अगले साल देगा, तो जैसे ही अगला साल 2 साल के बाद जैसे 3 साल में घुसेगा तो फिर ब्याज लगेगा कितना, 10%। तो इसका 10% करेंगे तो 10 बटा कितना, 11 बटा कितना 10, है ना, था ना, 111% हो जाएगा, 110% हो जाएगा, 110% यहां लिखेंगे तो 11 बटा 10 लिखेंगे, ठीक है। 1 साल में 10 था, 11 हो गया, मतलब 11 बटा 10, मतलब तीसरा साल में टोटल 3 साल में इतना पैसा और देना था, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि वो तीसरा साल में पैसा, तीसरे वर्ष में वो पैसा इतना रुपया पेड कर दिया, तीसरे वर्ष में इतना पैसा पेड कर दिया। हम लोग के अनुसार 2 साल में इतना पैसा था हुआ, लेकिन उसमें से इतना रुपया पेड किया, तो जो शेष पैसा बचा फिर उस पर ब्याज लगा 1 साल का, तो 11 बटा 10 हो गया, क्योंकि 10% ब्याज लगा तो 1 बटा 10, 10 था, 1 ब्याज लगा तो 11 बटा 10 हो गया मिश्रधन। अब इतना पैसा रिटर्न करना था, लेकिन इतना ही पैसा रिटर्न किया, तो यहां से आप काट दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे, 11 इकाई 11 और 2, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करने की अगर बात करेंगे तो 121x आराम से देखिएगा, इसमें टाइम टेकन वाला सवाल है ही, उधर करेंगे, समझाना इसमें थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन करने में आपको जो समय लगे ये आ गया। तो यहां से 121x की अगर बात करेंगे तो ये उधर जाके जुट जाएगा, 4 3 6 12 6 18, ठीक है, तो 12 6 18, तो ये आ गया, और ये आपके कट गए, टोटल जो कट जाएगा
टोटल आपके कट जाएंगे कितना, 154 बार, 154 बार में, तो x बराबर आ गया 154। तो निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को आप 100x माने हैं, x का वैल्यू 154 है, तो यहां से 154 पर इतना जीरो, मतलब यही आंसर आ जाएगा 15,400। 15,400 इसका सही आंसर आ गया, 15,400 इसका सही आंसर आ गया। क्या इस क्वेश्चन को आप देख पाए, बात समझे कि नहीं? एक बात समझ पाए ये टोटल कि 1-2 साल में इतना अमाउंट हो गया, लेकिन इतना पैसा पेड कर दिया तो बचा यही पैसा, शेष पैसा बचा। अब इस पैसे पर अगला साल 1 साल का और ब्याज चलेगा, तो 11/10, ये तीसरा साल में इतना पैसा हो गया, लेकिन वो पेड किया इतना, तो इसलिए दोनों बराबर कर दिए, एक्स का मान निकाल दिए और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से जब भी अगर बात करें कि x + 1/x का अगर वैल्यू दिया हुआ है k और निकालना है स्क्वायर में, निकालना है स्क्वायर में, तो ये आपका क्या होता है, k² - 2 होता है। और यही निकालना है पावर 4 में, तो पावर 4 में निकालना है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है इसका स्क्वायर करके फिर -2 कर देंगे। तो इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो यहां से देखिएगा आपका दिया हुआ है a + 1/a का मान 3 दिया हुआ है और निकालना है पावर 4, निकालना है पावर 4 का। तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर में, स्क्वायर करके -2 कितना आया, 3 × 3 = 9 7, ये आ गया स्क्वायर में, फिर पावर का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, तो ये आपका 47 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, पहले यहां से लाइन स्क्वायर में, इसमें स्क्वायर वाले में, स्क्वायर से फिर लाइन में, तो ये चौथा वाला में आ गया। अगर कहता कि 8वां भी कहता तो फिर 47 का स्क्वायर करके -2 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन आपको पावर कितना, 4 ही पूछा था और 4 ही पूछा था और इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, बात समझे कि नहीं, क्लियर है यहां तक, बोलो मेरे दोस्त। चलिए सवाल को बनाइए आगे। ये भी क्वेश्चंस आपके जो हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके टाइम टेकन वाला है। देखिए सवाल को समझिएगा, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किसी 2 संख्या को औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम इतना आता है। जैसे 3 संख्या आप मान लो a, b और c, पहली 2 संख्याओं को जोड़ देंगे और इसका औसत निकालेंगे और तीसरी संख्या में जब जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या हो जाएगा कितना, 164। यहां से अगर इसको इक्वेशन में निकालते हैं a + b और यहां 2c उधर गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, तो 164। ये पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है फिर भी दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं और उसमें हम एक को तीसरी कोई संख्या को जोड़ेंगे तो एवरेज 158 आएगा। तो यहां से b + c + 2a टाइम टेकन वाले सवाल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कुछ शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, वो कम समय के लिए होता है, एग्जाम में नहीं चल पाता है। अगर यहां से बात करें तो BC कर दिए, फिर FC कर दिए और /2 और प्लस यहां पे B कर देंगे तो ये आ जाता है इतना। यही कंडीशन कह रहे हैं ना, तो A + C 2B/2, तो ये 132 आ गया। अब एक बात समझिएगा कि इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 और प्लस इक्वेशन 3 तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे, इसको भी और इसको भी, सभी को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको यहां से निकल कर आएगा मेरे भाई। तो सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद देखते हैं क्या क्या आता है। देखिएगा a 2a 3 को हो गया, 4 को हो गया, यहां पे आ गया 4a, यहां पे 4a आ गया, b 2b, यहां पे 2b 4b आ गया, यहां पे 2c c यहां भी 4 आ गया। तो 4 हम यहीं पे डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, a + b + c डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते हैं और ये आपका एलसीएम आ गया 2, क्योंकि सब में बटा में 2 2, यहां भी बटा में 2, यहां भी बटा में 2, यहां भी बटा में 2 और इधर सबको जोड़ा गया
मतलब ये वाला 132, 158 और 100, तो 8 4 12, 12 2 आपका 14 का 4, ठीक है। 3 5 3 8, 8 6 14, 14 और 1 5 आ गया, ठीक है। 1 1 2 3, 3 और यहां से 1 आया 4, ये 454 आया। तो ये 2 से कट गया, ये आपका 2 से कटा और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये आ गया 27, ठीक है। मतलब a प्लस यहां पे a प्लस बी प्लस सी आ गया कितना, 227 आ गया। तो यही पूछ रहा है, तो यहां से आ गया किसका, a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 227। तो यही पूछ रहा है तीनों संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका औसत अगर निकालेंगे, तीनों मूल संख्या का औसत निकालेंगे तो 227, ये तीनों संख्या का योगफल है, इसको संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो 7 या 21, 17, 5 या 15, 2/3, इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। आपको जो दिया हुआ है उसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके इसको आंसर को फाइंड करना ही पड़ेगा। इस बात को आप देख लीजिएगा मेरे भाई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सभी लोग चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद इतना में बेचता है। बात को समझिएगा कि मार्केट मूल्य को, ये मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस आपका 100 पे कह रहा है कि यहां पे अगर 18% का छूट दिया, 18% का जब छूट देगा तो इसको बेचेगा कितना, 82 में, और 82 यूनिट का दाम ही आपका 92 है, यहां पे ये कर दिए। अब कह रहा है इस बात को समझिएगा कि अगर कोई उसे छूट नहीं दी होती, मतलब वो 100 का 100% पे बेच देता, मतलब ये मार्केट प्राइस पे ही सेल कर देता, तो मार्केट प्राइस पर ही सेल कर देता 8 6 48 49, तो ये 600 आपको, ये एक तरह से कहिएगा मार्केट प्राइस भी है और एक तरह से आप कहिएगा एसपी भी है। क्यों एसपी है, क्योंकि कह रहा है यहां पे कि उसको कोई छूट नहीं दिया होता, उतना पे ही बेच देता। मतलब अगर कोई छूट नहीं दी होती तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता, तो लागत मूल्य का क्या होता। तो यहां पे बोला कि कोई छूट नहीं दी होती, मतलब जितना रुपया था, मार्केट प्राइस का जितना वैल्यू था उसी पर बेच देता। मतलब इस तरीके से ये मार्केट प्राइस भी है, ये मार्केट प्राइस भी है और एसपी भी है, दोनों कह सकते हैं। ये मार्केट प्राइस भी और ये एसपी भी, क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस जो लेवल लगा था उसी पर वो बेच दिया। तो ये मार्केट प्राइस और एसपी भी कह सकते हैं, मतलब ये 600 आपके मार्केट प्राइस है। तो कह रहा है कि सीपी से उसको कह रहा है कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। मतलब ये जो 600 है ये 12% के लाभ के बराबर है। सीपी जो है ये 12% लाभ के बराबर है और हमको चाहिए सीपी, तो 100% का मान क्या होगा। तो ये एक बात समझिएगा, 12% लाभ का मतलब यहां पे 112 हो जाएगा, क्योंकि सीपी को 100 मानते हैं। तो ये आ जाएगा 600 गुना 112 गुना 100। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, बोल लो, क्लियर है मेरे भाई। और 20% है तो 120 हो जाएगा। एक मिनट 20% है तो ये 120, ये भी कितना होगा 120, ठीक है। मतलब ये जो 12% ये 600 पर बेच रहा है, तो सीपी से कह रहा है 20% का लाभ होगा। सीपी से जब 20% लाभ होगा तो एक सीपी को 100 मानते हैं, 120 का दाम 600, तो 100 का दाम कितना, तो ये निकल गया। और ये आपका 0 से 12 पंचे 60, मतलब ये 500 आ गया। 500 क्या आ गया, एक सीपी आ गया। सीपी मतलब करे मूल आ गया। बी इज द राइट आंसर, बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट देखिएगा, बनाना चाहते हैं तो ध्यान देंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनाना चाहते हैं, 18% छूट दिया तो बेचा इतना में, मतलब 492 जो है वो 82% के बराबर है। निकालना आपको 100% कि मार्केट प्राइस कितना है, लेकिन यहाँ क्या बोला कि कोई छूट नहीं दी होती, मतलब इसी पर बेच देता।
तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया, ये एसपी का दो, क्योंकि एसपी और मार्केट प्राइस दोनों बराबर है, क्योंकि कोई छूट नहीं देगा तो मार्केट प्राइस के वैल्यू पर बेच दिया तो वो एसपी का ला गया, तो ये पूरा एसपी का ला गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है लागत मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, लागत मूल्य का 20% का लाभ हुआ, मतलब ये टोटल 120% के बराबर होगा, टोटल 120% के बराबर होगा। आपको सीपी निकालना है, तो ये आपका सीपी निकल गया। ये क्या निकल गया, सीपी निकल गया। तो इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, तो यही 500 आएगा। कैसे, तो इसको अगर काटेंगे 6 बार में, ठीक है, तो ये कट जाएगा 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा 500, तो 500 आंसर आ गया। चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, चाहे ऐसे बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे बोला कि 17 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 233 है। 17 पेंसिल, हम पेन को मान लिए, एक पेन को x रुपया मान लिए और एक पेंसिल को y रुपया मान लिए, तो यहां से 12x प्लस 17y इतना आ गया। अब कह रहा है कि पेन के मूल्य में कमी हो गया, पेन के मूल्य में कमी हो गया कितना रुपये का, 1.5 रुपीज का, 1.5 रुपीज का, और पेंसिल के मूल्य में वृद्धि हो गया कितना, 1 रुपया का वृद्धि हुआ और ये कमी हुआ। तो पेन की कमी हुआ, तो देखो यहां पे कह रहा है कि 2 पेन प्लस 3 पेंसिल y का दाम हो गया 48। लेकिन एक बात समझिएगा, ये पहले का दाम था, तो इसमें कमी हुआ, तो कमी जब 1.5, एक के लिए 1.5, तो 2 के लिए कितना होगा, 3 की कमी होगा, तो इधर जाके जोड़ेंगे तो यहां पे +3 आ जाएगा। और यहां पे वृद्धि हुआ, तो वृद्धि एक पेन के लिए आपका 1 रुपया वृद्धि है, एक पेंसिल के लिए 1 रुपया वृद्धि हुआ, तो 3 पेंसिल के लिए कितना वृद्धि हुआ, तो इधर माइनस, इधर अगर +3 होगा तो उधर जाके आपका -3 होगा, कट कर आपका वही आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये आ जाएगा, इस बात को समझे। जैसे यहां पे अगर बात करते हैं 2x -1.5 करते और +3, और यहां पे y प्लस 1 की अगर बात करते हैं 48, एक बात समझिए, ये आपका इधर जाके गुना होता 2x और ये गुना होता तो आपका 3 होता, माइनस में तो उधर प्लस चल जाता, ये आप प्लस में उधर माइनस में चल जाता, डायरेक्ट हम कर दिए, यहीं पे घटा दिए और जोड़ दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें आप 6 गुना कर दो, इसमें भी आप 6 गुना कर दो, इधर भी आप 6 गुना कर दो, तो यहां से माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया आपका, और यहां 6 3 18, तो 18 में से 7 चल जाएगा, तो यहां से 18 में 6 3 18, 18 में से 7 चल जाएगा, तो ये आपका 11 बच जाएगा, -11 भाई, 8 6 48 और 6 चौक 24, 288 में से 33 चल जाएगा, तो ये आपका 5 बच गया, माइनस x बराबर y बराबर आ गया कितना, अगर y बराबर 5 आ गया तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर 5 को पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दीजिए, तो 5 को कहीं भी पुट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 5 तिया 15, तो 15 घट जाएगा, 5 तिया 15, तो 48 में से 15 घट जाएगा 3, और ये आपका 3 और 2 से कटेगा 16, 16 ने 32, 16.5, y का x का मान आ जाएगा कितना, मतलब किसी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो पूछ किसका रहा है, 4 पेंसिल, मूल्य बताना है किसका, 4 पेंसिल, 4 पेन का दाम देखो x माने, पेन का दाम x माने, तो यहां कितना आ गया 16.5, और एक पेंसिल ये आ जाएगा 71, ये आ जाएगा 71, 20 का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 20 का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, आज क्वेश्चन का लेवल बहुत थोड़ा सा ये है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। तो यहां से आपको n की वैल्यू निकालना है, मतलब n आपका टाइमिंग है, तो टाइमिंग निकालना है, तो हम जानते हैं ब्याज गुना 100 मूलधन बटा रेट। ठीक है, 3 होता है, 0 से 0 कट गया, 15 से इसको काटेंगे, 15 कहीं 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, ये आपका कट गया कितना, 3 बार में, 3 वर्ष n जो होगा, n कहने का मतलब t है, वही n हो जाएगा,
तो n आपका 3 वर्ष आ जाएगा। तो ये आसान सवाल थे, इसमें ज्यादा कुछ लगा नहीं, ठीक है, ये बहुत आसान सवाल थे। करा 6 के दो क्रमागत गुणज का योग 66 है। 6 के गुणज होना चाहिए। अगर हम x 6 के गुणज मानते हैं, x मान ली एक संख्या तो 6x, और एक संख्या क्रमागत है x प्लस 1, ये भी किसका गुणज है? 6 का गुणज। आई दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? 66। x x 2x प्लस 1, और ये 6 का कॉमन होकर काट देंगे तो 11, तो 2x बराबर यहां पे अगर करेंगे 10, तो x बराबर आ गया कितना? 5। कोई दिक्कत? क्योंकि x के क्रमागत पहला संख्या इतना और दूसरा संख्या इतना, लेकिन ये 6 का गुणज है इसलिए 6x कर दिए, ये भी 6 का गुणज, 6 गुना कर दिए, x बराबर आपका आ गया 5। निकाला इन दोनों गुणों में छोटा कौन होगा? तो छोटा यही होगा, तो यही आपका छोटा होगा, तो छोटा निकाल दिए, 6 गुना 5 कर दिए, तो ये आपका 30 आंसर आ गया, ठीक है। 30 इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत आसान सवाल थे। देखिए यहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो यहां पे ऐसे भी निकाल सकते थे, एबीसी का रेशियो 7:9 और ये दिया हुआ है 15:7, तो यहां से आप इसको निकालने के लिए अगर कहते हैं तो ये 9 है, तो यहां भी 9 होना चाहिए, यहां 15 है तो यहां भी 15 है, तो 15 सती 105, अब 15 नमा 135 और 9 सती 63, 9 सती कितना? 3 से इसको काटेंगे, 3 से अगर काटेंगे तो ये 35, ठीक है, और ये 3 से काटेंगे 45, और इसको 3 से काटेंगे तो 21, ये आंसर आ गया 35, 45, 21। आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे कि यहां पे 7:9 है, तो ए का जो रेशियो होना चाहिए वो 7 के गुणज होना चाहिए। क्या ये 7 का गुणज है? नहीं, खत्म हो गया। क्या ये 7 का गुणज? ठीक है। और जो बी होना चाहिए, बी आपके 9 के गुणज होना चाहिए। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं। ये 9 से कटेगा? हाँ कटेगा। ये 9 से कटेगा? हाँ कटेगा। ये आपका 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। बी सी में देखो यहां 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 7 का मल्टीपल है। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आप मार सकते हैं, ऑप्शन से बाय ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते थे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं था। यहां पे आइएगा, देखो यहां से 20-20 अगर कॉमन लेते हैं, बस वहां से यही देखने को मिला कि 20-20 अगर कॉमन ले लिए तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा जो काम था वो काम कर लेंगे। 50 से कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये 0 कट गया, 2/5। एक बात समझिएगा, यहां से ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 10 का मान आ जाता है यहां से सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से ए है, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट का आ जाएगा, कॉट स्क्वायर का आ जाएगा सेक ए, तो 2/5। तो यहां से आ जाएगा आपका क्या? 2/5। तो सेक और कॉसेक, साइन बाय कॉस होता है 10, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना? 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि सेक को नीचे ले जाएंगे, कॉस ऊपर चल गया, तो साइन बाय कॉस हो जाएगा क्या? 10, और स्क्वायर में है, तो आंसर आ गया बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल थे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। आगे बात किया है कि x का मान क्या होगा, तो यहां से 1.6 और ये दे रखा है, x का मान निकालना है। पॉइंट हटाएंगे, यहां भी पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ये सॉल्यूशन है, कुछ इसमें देखिएगा, सॉल्यूशन है ये। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे यहां से, अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 0 यहां लिखेंगे, 1 0 ऊपर लिखेंगे, 1 0 जो कट जाएगा तो 160 हो जाएगा, और ये कट जाएगा आपका कितना? ये कट जाएगा 9 चौक 36, और ये आपका 40। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.225 इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा एक बार, क्या इतना ही ऐसा आंसर आएगा ना। अगली सवाल की बात करते हैं, तो कंप्लीट टारगेट बैच एक रेलवे एनटीपीसी के लिए आया, जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, अपडेटेड मटेरियल के साथ, है ना, बेहतरीन टीम के साथ आपको तैयारी करवाया जाएगा। और ये आपका एनटीपीसी के लिए इतने शिक्षकों ने आपकी तैयारी आपके साथ मुकम्मल करेंगे, तो इस चीज को आपको जिसे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 499 में इसको पूरी तैयारी होगी, 499 में। ठीक है, क्लियर है? बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है,
अब बोला गया यहां पे कि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से इतना है। अगर माध्य को मान लेते हैं, माध्य को x मान लेते हैं, तो जो बहुलक है इससे अधिक है, ये अधिक है, ठीक है। तो उनके बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक होगा, माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो एक चीज बात समझिएगा, हम जानते हैं बहुलक जो होता है माध्यिका ठीक है। अब देखिए बहुलक का मान कितना है, पुट कर दीजिए हर जगह, माध्यिका नहीं पता है। तो ये अगर इधर चला है, देखिएगा ये जब इधर चलाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो ये आपका 3x हो जाएगा, 3x प्लस 16/2/3, 3 इसका इधर डिवाइड कर दिए, 3 माध्यिका में था ना, गुणा में है, तो इसको 3 इधर कर दिए तो 3 से कट गया तो ये x, और 5 दिया 15, और ये आपका ये आ गया x, इतना आ गया माध्यिका का मान। तो कह रहा बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, बहुलक का मान कितना है और माध्यिका का कितना है, इसको मीडियन बोलते हैं। माध्यिका का कितना है, कलक कितना अधिक है, तो x x कट जाएगा, ये दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, ये दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 12 में से 4 गया 8, और यहां पे 15 में से 5 गया, तो ये आंसर आ जाएगा 10.8 इज द राइट आंसर। x x कट जाएगा और दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा आपका कितना, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, 10.8, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अगले सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है सॉल्व इसका। देखिएगा, करा कि एक भिन्न किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश, तो भिन्न मान लेते हैं, भिन्न को हम क्या मानते हैं, करेक्ट, इसको 10% बढ़ा दिया तो 110%, इसको हर को किया है 5% कम कर दिया तो 100% मानते हैं, 5% कम कर दिया तो 95%। करेक्ट, इसका आप बढ़ने और घटने के बाद इसका रेशियो, जो रेशियो आएगा वो आपका कह रहा है 4/5 आएगा, तो हम लोग के अनुसार इतना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4/5 होगा। तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये 22 पंचे और ये 19 पंचे, ये 11 दूनी और ये 2 दूनी, तो यहां से P और Q का जो रेशियो आ गया तो गुना हो गया, 19 दूनी 38 और 11 पचे 55, इसका सही आंसर आएगा 38/55, 38/55 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, बात को देख लीजिएगा, बहुत आसान सवाल था इसमें। अगली बात कहता है यहां पे कि विद्यार्थी की औसत आयु ए है, मतलब यहां पे स्टूडेंट और टीचर्स, ठीक है, यहां पे इसकी एवरेज बोल रखा ए है और अध्यापक का बी है। विद्यार्थी की संख्या अध्यापक की संख्या का 45 गुना है। अगर टीचर 1 होगा तो ये आपका कितना होगा, 45 होगा। आपको जो मन करना है वो मान सकते हैं, हम 1 मान लिए और ये 45 मान लिए। अगर इसका एवरेज ए दे रखा है और इसका एवरेज विद्यार्थी का ए दे रखा, अध्यापक का बी दे रखा है, तो टोटल योगफल की अगर बात करें तो ये 45 ए हो जाएगा
और इसकी योगफल की बात करें तो ये b आ जाएगा। और यही आपका निकालना है कि पूरे का औसत अगर निकालना रहे स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलाकर, तो स्टूडेंट और टीचर मिलाकर टोटल संख्या कितना है 46। तो यही पे आपको निकालना है, तो यही आंसर आ जाएगा कि टीचर स्टूडेंट का इतना और टीचर का इतना, है ना, टीचर का इतना। तो यहां से टीचर का आपका देखिए कह रहा है कि पूरा मिलाकर स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिलाना है, दोनों को आपको मिलाना है और दोनों को मिलाकर आपको निकालना है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट की संख्या 45 था और एवरेज ए था, तो गुना करेंगे टोटल एज कितना होगा, टोटल अगर योगफल की बात करें तो 45 है, और यहाँ टीचर 1 था बी की है, तो यहाँ टोटल बी आ गया, और टोटल को जोड़ दिए और टोटल से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा, डी इसका सही आंसर आएगा। देख लीजिएगा 45 ए प्लस बी बाय 46 इसका सही आंसर। 46 क्या है, 46 आपका क्या है, संख्या है किसका, स्टूडेंट और बॉयज का, और स्टूडेंट और टीचर्स का, ठीक है। अब देखो यहां पे बोला गया है कि व्हाइट और येलो, यहां पे रेशियो दे रखा है 7:11। करेदी कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या यहां पे 7 1 8 आया, और यही 8 18 बराबर दे रखा है 108। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 6 आ गया। निकालना क्या है, पीली गेंद, तो पीली गेंद निकालना तो 11 यूनिट का मान निकालना है, 11 6 66, डी इसका सही आंसर आ गया। बहुत आसान थे, ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान थे सवाल, क्लियर है, और आंसर ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखो आपका क्या है, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन है, एक एक सवाल में, एक एक सेट में आपको 2-2 सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला है। अब देखने को मिला है तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो पहले इस छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 तिया 9, 10/3, और ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15, तो ये आपका आ गया कितना, 25/3 आ जाएगा। देखिएगा 3 तिया 9 1 10/3, इधर गुणा करें 5 तिया 15, 10 15 25/3 ये आ गया। अब इसके साथ देखो गुणा कौन है, इसके साथ गुणा है 10 का 10, 11/10, 5 पचे और ये 2 पचे, तो 11 पचे 55 और 3 दूनी ये 6 आ गया। इसका पूरा का मान आ गया कितना, 55/6। अब देखिए यहां से माइनस है तो 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 1 33, 33/2, ये माइनस में है ना, 16 दूनी 32, 1 33, 33/2। क्या यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 6, तो ये 2 तिया 6, तो 3 तिया 99, तो यहां पे आ जाएगा 9 99, और माइनस आपका हो गया कितना 55, ठीक है। तो ये आपका आ गया 44/6 आ गया, तो ये कटकर हो गया 22 कितना, ये 3 आ गया, मतलब इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला 22/3 आ गया। फिर इसके साथ जोड़ना क्या है, 3 इकाई 3, 3 2 5, 5/3, और प्लस ऊपर ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला सारा ये आ गया, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां से 27/3 आता है, मतलब ऊपर का मान आ गया 27/3, और नीचे का मान को अगर सॉल्व करते हैं, नीचे वाला का वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो पहले का काम हुआ 1/4, तो 2 ने 4 1 5/2, फिर भागा का काम होगा तो 5/3, और फिर ये 5 चौक 20, 24/5, 5 से 5 कट गया, और ये वाला पूरा इसके कट दिया, और यहां बच गया 5, मतलब नीचे आपका बच गया कितना, 5 बच गया। तो यहां से आएगा 27, ये काट दो, ये कट जाएगा आपका 9 तिया 27, तो यहां से मान आ गया 9/5, और इसका आ गया आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहला काम क्या किए, ऊपर वाले को पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किए, इतना आया, फिर ये इसको सॉल्व किए, ये छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किए, इतना आया, फिर इसका गुणा में तो ये वाला का काम कर लिए, मझली ब्रैकेट का काम किए तो इतना आ गया, अभी फिर बड़ी ब्रैकेट का काम किए तो यहां से काम किए तो ये इतना आया, और ये वाला आपको किए तो इतना है 27/3, 27/3 मतलब 9 आ गया, और इसको फिर नीचे वाला जब सॉल्व किए तो 5 आया, तो 9/5 मतलब आंसर ये आएगा इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि जब एक व्यक्ति इस डिस्टेंस को तय करता है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जाता है तो 20 मिनट लेट से पहुंचता है। 20 मिनट क्या करता है भाई? लेट से पहुंचता है। और जब यही दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो ये 5 मिनट आपका लेट पहुंचता है। तो एक बात समझिएगा, दोनों के लिए डिस्टेंस आपका सेम है। तो स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड आपका 10 किलोमीटर पर आवर है और ये 15 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइमिंग का जो रेशियो, अगर स्पीड सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का। या तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? स्पीड का। तो यहाँ स्पीड का रेशियो काटेंगे, ये आ गया 15 और 10, मतलब 3 रेशियो आपका 2 आ जाएगा। 15 यहां आएगा, 10 यहां आएगा, कट कर हो जाएगा 5 तिया 5 दूनी, ये आ गया रेशियो। तो एक बात समझिएगा कि पहले अगर 10 से चलता तो समय 3 लेता, और 15 से चल रहा है तो 2 समय लेगा। तो एक बात बताइएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आया, और एक यहां दोनों के बीच का समय का अंतर 1 आया। लेकिन यहां कह रहा है कि 20 मिनट लेट पहुंचा और 5 मिनट लेट पहुंचा, तो दोनों के बीच का अंतर देखो 15, क्योंकि दोनों लेट पहुंचा है तो 15 मिनट आ जाएगा। कितना मिनट आ जाएगा? 15 मिनट। 1 बराबर 15 मिनट, तो ये आपका आ गया 45, 15 तिया 45 मिनट। तो दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी निकालना है, तो चाल आपका 10 और समय आपका 45 मिनट दिया। किलोमीटर में है, मिनट में, तो इसको घंटा में चेंज कर दो। ठीक है, तो यहां से काट देंगे 7 छक 42, ये आ गया कितना? 7.5 किलोमीटर। आंसर आ गया 7.5 किलोमीटर। ठीक है, बहुत आसान थे। या एक फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते थे कि S1 इंटू S2 और S2 माइनस S1 इंटू टाइमिंग। तो S1 की बात करें तो ये 10, S2 की बात करेंगे 15, 15 में से 10 गया 5, और टाइमिंग के बीच का अंतर, ये टाइमिंग का अंतर होता है। ठीक है, टाइमिंग के अंतर बात करें तो ये आपका 15 आ गया, 60 करना पड़ेगा, तो ये 5 दिया, तो 15/2 7.5 किलोमीटर आ गया। तो ये ऐसे भी बना सकते थे और वैसे भी बना सकते थे। ये कॉन्सेप्चुअल है और ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, डी बराबर होता है 4 अंकों की वैसी छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24 से भी और 40 से भी और 56 से भी डिविजुअल हो जाए। तो 56 से और 40 से 24 से डिविजुअल हो जाए, तो एक चीज देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। यहां पे देखिएगा, जो 24 से कटेगा, बताइएगा वो 8 और 3 से कटेगा कि नहीं? बोलेगा जी हां सर, कट सकता है। तो एक बात बताइए, 8 से कटने का मतलब ये वाला 8 से, 8 या 24, ये कटेगा। 8 का नियम क्या होता है? लास्ट का 3 डिजिट। ये देखिए नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 10 आ जाएगा, नहीं कटेगा। तो 80 और 80, ये भी 8 से कट रहा है और ये भी 8 से आपका कट रहा है। 3 से चेक करते हैं, 3 से 8 1 9, 8 6 14 1 15, ये भी 3 से कट रहा है। तो देखिएगा यहां 56 में अगर एलसीएम ये 24 40 56 का होगा तो ये भी 56 से भी कटेगा। 56 से जब कटेगा तो 8 7 56, ये फैक्टर से भी कटेगा। तो अब देखिए ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन आपका क्या बचा है? बी बचा है। वो ये भी कट रहा है ना, ये भी 3 से कटा है, ये भी 3 से कटा है, ये भी 3 से कट रहा है। अब देखिएगा ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन जो है आपका वो 8 से तो देख रहे हैं चेक कर लिए, 3 से भी चेक कर लिए, 7 से देख रहे हैं कटेगा कि नहीं? 7 इकाई 7 दिया, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 7 और यहां पे आ गया 5 56, 8 7 56, और ये आपका 7 5 12 56, ये भी कट रहा है, और 7 दूनी 14 28, वो भी कट रहा है, और ये भी कट रहा है। चालीस से ये कट रहा है, देखिए तो
40 से अगर काटेंगे ये 0 0 हो जाएगा, 4 तिया 12, 40 से ये नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। या नहीं कर पाते हैं तो इसको बेसिक सॉल्यूशन कर लेते हैं, एलसीएम इसका ले लेंगे। एलसीएम आएगा सबसे पहले 56, तो 8 सती 56, 8 यहां कॉमन है तो यहां 5 कर दिए, यहां पे 8 कॉमन है तो यहां 3 कर दिए, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 5 ये हो गया कितना 28 गुना 3, तो 8 तिया 24, 3 दूनी 6, आपका 840 आ गया। अब कह रहा है 4 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या, एलसीएम ये आ गया, कह रहा है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 24, 40, 56 से कटेगा, तो ये भी 24 से कटेगा, 40 से कटेगा, 56 से कटेगा, तो इसमें अगर दुगना भी कर देंगे तो ये भी कटना बंद नहीं होगा। तो इसको जब दुगना कर दिए, हमको 4 अंकों की निकालना है तो यहाँ 3 अंकों का आ गया, तो दुगना कर देंगे तो ये आपका 8 और 8 दूनी 16 और ये 80, तो यही इसका सही आंसर होगा। चाहे आप ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो, बाय ऑप्शन निकाल दो, या तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। हम क्या किए यहां, इस बात को समझिएगा। यहां पे सबसे बड़ा डिजिट लिए, अब 40 लेना है तो 40 और 56 में मैक्सिमम कॉमन 8 है, तो 8 यहां से डिलीट कर दो, बचेगा 5, तो 5 ले लिए। अब यहां पूरा लेना है 56 गुना 5 ले लिए, अब लेना है 24, तो यहां पे 8 और 8 कॉमन मैक्सिमम है, 3 बचा है 3 ले लिए, इसका एलसीएम आ गया। इस तरीके से आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां कह रहा है कि एबीसी मिलाकर ये किसी काम को 40 डेज में करता है और बी प्लस सी मिलाकर ये 60 डेज में काम को करता है। सबसे पहली बात है यहां पे आपको टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना आएगा, 120 वर्क आएगा। तो ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट। अब एक बात समझिएगा, बीसी का मान 2 है और एबीसी का मान 3 है, तो बीसी इसमें अगर कह रहा है कि ये 2 है तो ये एक की क्षमता क्या होगी, मतलब एक की अगर क्षमता की बात किया जाए तो एक की क्षमता हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब देखिए वहां कह रहा है सेकेंड लाइन पढ़िएगा, बी ए से 25% अधिक है। बी जो है, बी की जो क्षमता है, तो बी की जो क्षमता है इससे कह रहा है 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, 125 निकाल देंगे तो ये आपका आ गया 5/4 यूनिट आ गया। अब कह रहा है यहां से, कह रहा है कि बी शेष काम को, यहां कह रहा है कि एबीसी साथ मिलकर 30 दिन में काम किया, तो एबीसी ए प्लस बी प्लस सी किसी का यही काम करने के लिए वह 30 दिन तक साथ काम किया, तो 30 दिन तक साथ काम किया। एबीसी बीसी का मान आपका, एबीसी का मान 3 यूनिट है, तो 3 गुना कितना 30, 90 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया, मतलब 90 यूनिट काम एबीसी में कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क की अगर बात करें तो 120 में से 90 मतलब रिमेनिंग वर्क 30 है, और यही 30 काम को कौन करेगा, यही 30 को करेगा कौन, बी काम करेगा। तो यहां से 30 बटा एक दिन का काम, एक क्षमता इसका कितना है 5/4, तो 5/4, 4 ऊपर चल गया, तो 24 डेज आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यहां पे जो हम सारे चीज हम लिख दिए, लिखते हुए चल रहे हैं, और ये पूरे आपका ये आ गया, ठीक है। अगली सवाल की बात करते हैं, तो कह रहे निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है, तो इसकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप देख लेंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आपका दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां याद रखिएगा कि b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये 0 से छोटा होगा, अगर ये 0 से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि जो रूट होंगे, जो मूल होगा, मूल मतलब रूट्स, ये क्या होंगे, काल्पनिक होगा, इमेजनरी होगा, काल्पनिक होगा, इमेजनरी होगा। अगर ये b², अगर ये 0 से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, तो मूल आपका जो होगा
वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और समान होगा उसके बाद भी क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा और रियल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे अगर आपको बात करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो हम यहां से कह सकते हैं जब ये रिलेशन 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे मूल आपका वास्तविक तो होगा, रूट आपका वास्तविक तो होगा। मूल मतलब होता है आपको रूट, है ना। रूट तो वास्तविक होगा लेकिन आपका क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर रूट ए माइनस रूट बी अगर दिया हुआ है तो आपका रूट प्लस रूट बी आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट इसमें होता है। एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट और ये 3 कॉन्सेप्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण में यह भी होता है कि अगर रूट आपका अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाय ए। ठीक है, इस बात को समझिएगा। क्लियर है। एक चीज और होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ये 0 होगा और इसका रूट अल्फा अल्फा और बीटा है और कह रहा है वो इक्वेशन निकालना है जिसका इनवर्स रूट है, मतलब 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होगा। तो याद रखना कि यहां पे सी एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, न्यू इक्वेशन। अगर कहेंगे कि वैसे इक्वेशन निकालो, वैसा इक्वेशन जिसका रूट आपका 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है, तो ये आपका इंटरचेंज कर जाएगा, ये आपका इंटरचेंज कर देगा। तो यही आपका पूरा हम कंप्लीट कर दिए, पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिए। इंटरचेंज हो जाएगा ए सी के पास, सी ए के पास, कब, जब रूट इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं मूल क्या है। तो यहां से आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर और -4 ए और सी, देखेंगे यहां 4 चौक 16 और 4 तिया 12 120। तो यहां से अगर घटने की बात करते हैं तो ये माइनस आ गया, मतलब ये कह रहा है कि 0 से छोटा होगा। तो ये 0 से छोटा होगा तो इसको मतलब हम कह सकते हैं कि ये काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ कह रहा है किस वर्ष में दोनों कंपनियों के उत्पादन का अंतर अधिकतम है। अंतर की बात किया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 21 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 41 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0। 12 में से 6 7 चल गया, 7 5 12 50 है। इन दोनों के अंतर कितना है, 7 13 हो गया। इन दोनों के अंतर कितना है, 8 2 10 9 2 11 है। तो यहां पे सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिला किस में, 2004 में। 2004 में ऑप्शन नंबर इतना। ये 1 2 दिया हुआ है, मतलब ये समझिएगा ये 2000, ये 2003 2004 2000। ठीक है, ये आंसर। तो सबसे ज्यादा अंतर आपका 2004 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अगली बात किया गया है, तो यहां से देखिए कह रहा है कि 1000 की राशि 5% की दर से 2 वर्ष का प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक, मतलब इसका जो ब्याज का गणना है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो रहा है, और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 2 वर्ष का ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष का अगर सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा आपका होगा r² बटा 100%, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, r² बटा 100% डायरेक्ट हो जाएगा। तो मूलधन आपका 10,000 है, मूलधन आपका 10,000, इसका दोनों का अंतर बोल रहा है। तो यहां पे जब अंतर बोल रहा है किसका, सीआई और एसआई का अंतर बोल रहा है, तो r बराबर r का स्क्वायर, मतलब r कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और बटा 100 और परसेंटेज में हटाएंगे 100, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और यहां आ जाएगा कितना, 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 इसका सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, r² बटा 100% होता है, तो आपको यहाँ पे r² बटा 100%, परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 लिखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 25 रुपया इसका सही आंसर आ जाएगा, सी। ठीक है ना। अगले सवाल की बात करता है यहाँ पे, देखिएगा इसको यहाँ कह रहा है कि ये कंपेरिजन करना, ए और बी का मान निकालना, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे और ए और ये जो आएगा सॉल्व करने के बाद इसके रूप में आएगा, उससे कंपेरिजन करना है। तो a का स्क्वायर
5, बी का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा √5 और ये आपका किसके बराबर है, ठीक है। तो यहां से आ गया 6, तो देखिएगा यहां से ए का कंपेरिजन ये हो गया इससे, बी का कंपेरिजन इससे, मतलब ए बराबर आ गया 6 और बी बराबर आ गया 2। निकालना क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ ए इससे बी से बड़ा है, यहाँ बड़ा भी है, तो आंसर ए आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। सिलेंडर की त्रिज्या, एक सिलेंडर है आपका, बेलन है, इसकी त्रिज्या जो दे रखा है ये 25 और ऊंचाई आपका 42। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय, तो CSA निकालना है। टोटल होता तो कर्व सरफेस एरिया और टॉप एंड बॉटम भी हो जाता है एरिया। तो यहां से आपका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई R और H, 7 छक 42। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 300, 300 गुना ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R²H। अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करते इसका क्या हो जाता, 2 पाई R+H। देखिए कभी भी रूट के अंदर इस तरह से दिया रहे तो आप बेस को क्या करो, बेस अगर दिया हुआ 56, बेस को आप ऐसा ब्रेक करो कि ब्रेक करने के बाद, बेस को ऐसा ब्रेक करो कि ब्रेक करने के बाद का अंतर 1 होना चाहिए। ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, और जब 1 हो जाए तो यह अगर पॉजिटिव रहेगा तो बड़ा का आंसर होगा, बड़ा वाला फैक्टर होगा, अगर छोटा नेगेटिव होता तो छोटा वाला आंसर होता। तो आंसर 8 आ गया, ठीक है। मतलब इस बेस को फैक्टराइज करना है, बेस को ऐसा फैक्टराइज करना है, यहां 7 और यहां 8 आ जाए तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए और यहीं से क्वेश्चन आपके पूरे डिटेल एनटीपीसी के क्वेश्चन का आपका पूरा मैथ्स का पूरी तरह से डिस्कशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू, आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। थैंक यू।